प्रियम्बल से रिलेटेड दूसरा लेक्चर लेकर आया हूँ, तो शुरू करते हैं। तो चलिए, अब जो ये 9 वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स हैं जो नेचर बताते हैं इंडियन पॉलिटी का, और 4 वर्ड्स हैं जो कि ऑब्जेक्टिव बताते हैं, तो उनको वन बाय वन समझते हैं। और अगर इसे हम समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लेंगे। पहला वर्ड है सोवरीन। सोवरीन का मतलब क्या होता है कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट, जहां एब्सोल्यूट सुप्रीम पावर होती है। स्टेट जो होता है किसी के अंतर्गत नहीं आता है, किसी के अंडर नहीं होता। इंडिया जो है वो डोमिनियन नहीं है किसी दूसरे देश का, पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट पावर इंडिया का है। तो सोवरेन का मतलब ये होता है। और स्टेट क्या होता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 जगह आर्टिकल 12 एंड 36 में मेंशन है। ये है पार्ट 3 में और ये है पार्ट 4 में। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है और पार्ट 4 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है। स्टेट क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में जो भी गवर्नमेंट आते हैं, 3 टायर्स जो भी गवर्नमेंट आते हैं, सेंटर से लेके स्टेट से लेके लोकल गवर्नमेंट तक जो भी अथॉरिटी गवर्नमेंट आती हैं, उन सभी को स्टेट कहते हैं। कंप्लीट इसका मतलब ये है। या सिंपल वर्ड्स में समझे तो पॉलिटी अंडर अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज नोन एज स्टेट। और इंडिया के बारे में और चीजें देख लीजिए कि बीइंग अ सोवरेन स्टेट, इंडिया क्या क्या कर सकता है। कोई भी पार्ट एक्वायर कर सकता है और कोई पार्ट दे सकता है। और क्योंकि ये सोवरेन स्टेट है तो वो इंटरनली सुप्रीम है और एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट है। अब सोशलिस्ट को हम समझते हैं कि सोशलिस्ट क्या होता है। सोशलिज्म जो है उसका मतलब होता है सर्विस ऑफ सोसाइटी बाय द गवर्नमेंट। और सोशलिज्म जो कहता है वो इन इक्वालिटी को भी खत्म करने की बात करता है, और जो भी रिसोर्सेज हैं उसको सोशलिस्टिक वे में डिस्ट्रीब्यूट करने की भी बात करता है। और इंडिया में जो भी सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक टाइप का सोशलिज्म है। मिक्स्ड इकोनॉमी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स बोथ एग्जिस्ट करते हैं। अगर सोशलिस्ट से रिलेटेड आर्टिकल को हम समझें, आर्टिकल 39 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, इसमें सोशलिज्म है। नेक्स्ट है सेकुलर। इसका क्या मतलब है कि देश का कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है और सारे धर्म जो हैं इक्वल है। सेकुलरिज्म मीन्स नॉन रिलीजियस। इसका मतलब ये नहीं है कि एंटी रिलीजियस। नॉन रिलीजियस होना डिफरेंट थिंग है और एंटी रिलीजियस होना डिफरेंट थिंग है। कि अगर कोई सेकुलर आदमी है तो किसी भी धर्म से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर धर्म समान है। सेकुलर होने का मतलब है कि all religions in the country have same status, support, protection. Thus, there is no communal representation. Next word है democratic. डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपुल। कंट्री के लोगों के पास सुप्रीम पावर होता है और वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, चाहे प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो या पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया में कैसी डेमोक्रेसी है? ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। यहाँ पे वन मैन वन वोट कॉन्सेप्ट है। जो टर्म डेमोक्रेटिक यूज हुआ है प्रियम्बल में वो ब्रॉड है और ये अपने आप में पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक पॉलिटिकल सिस्टम का क्या मतलब होता है कि रिपब्लिक पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है उसमें हेड ऑफ द स्टेट को चुना जाता है इलेक्शन के द्वारा। कैसे? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी भर के लिए चुन लिया जाए। और अगर कोई देश रिपब्लिक है तो वहां पे हेरिडिटरी या प्रिविलेज रूलर नहीं होंगे, जैसे क्वीन और किंग। अपने इंडिया को देखिए, इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है एज ए हेड ऑफ द स्टेट, फिक्स्ड टर्म के लिए किया जाता है, वो भी 5 साल के लिए। एक दो पॉइंट और देख लीजिए। इंडिया में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं या मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
तो इंडियन रिपब्लिक में 5 साल का फिक्स टर्म होता है हेड के लिए और इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और पीपुल के पास सुप्रीम पावर होता है। तो ये 5 वर्ड्स थे जो कि नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं, उनको हमने समझ लिया। अब हम 4 वर्ड्स जो कि ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं उनको समझते हैं वन बाय वन। पहला है जस्टिस। जस्टिस स्टैंड फॉर रूल ऑफ लॉ, मतलब जहाँ जस्टिस होती है वहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस नहीं होता है, एनार्की नहीं होती है। जस्टिस जो होता है वो सिस्टम ऑफ इक्वल राइट्स होता है, फ्रीडम का होता है, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल इन सोसाइटी से रिलेटेड होता है। और इंडिया में केवल लीगल जस्टिस तक ही ये कन्फाइंड नहीं है, बल्कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, ये सारे भी हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है और ये हमारे प्रियम्बल में मेंशन है। देखिए सोशल जस्टिस क्या है कि सारे लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उसके जाति, धर्म, जन्म, जेंडर या जन्म स्थान के नाम पर। इकोनॉमिक जस्टिस में क्या है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए आदमी और औरत के बीच में, गरीब अमीर को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए और सभी को जीवन यापन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी और सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ये है इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस क्या है कि सभी लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिया गया है, सभी लोग अमीर हो, गरीब हो या कोई भी हो, सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है कि वो चुनाव लड़ सकता है या चुनाव में भाग ले सकता है अगर वो एलिजिबल है। तो एक तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिबरल डेमोक्रेसी को हमें देता है। तो अगर इससे रिलेटेड आर्टिकल को देखेंगे तो 2 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आर्टिकल 325 एंड 326, जो कि हमको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में भाग लेने के लिए। तो जस्टिस क्या है ऑलरेडी बताया कि इस्टेब्लिशमेंट है किसका, राइट्स का, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ लॉ। आर्टिकल 38 ये क्या देता है, ये कहता है कि स्टेट शुड स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल। आर्टिकल 38 जो कि पीएसपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये इंश्योर करता है जो स्टेट है वो पीपल के वेलफेयर के लिए काम करे। आर्टिकल 39 क्या कहता है, ये इक्वल राइट्स देता है मेन और वीमेन को और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रोविजन करता है। आर्टिकल 325 क्या करता है, ये इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड है। इलेक्टोरल रोल में इंक्लूजन के लिए किसी भी इंसान को इनएलिजिबल नहीं किया जा सकता है, केवल रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेसिस पे। तो ये आर्टिकल 325 पावर देता है। इलेक्टोरल रोल तो आप जानते ही हैं क्या है, ये क्या होता है, इसमें लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि एलिजिबल हैं वोट करने के लिए इन पार्टिकुलर एरिया में। आर्टिकल 326 कहता है कि इलेक्शन चाहे लोकसभा के लिए हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए हो, वो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे होना चाहिए, एडल्ट सफरेज के बेस पे होना चाहिए। लिबर्टी को भी देख लेते हैं। जो प्रियम्बल में लिबर्टी है वो 5 तरीके की है। कौन कौन सी है, थॉट की है, एक्सप्रेशन की है, बिलीफ की है, फेथ की है और वर्शिप की है। और ये लिबर्टी हमें कैसे मिलती है, हमारे फंडामेंटल राइट्स की वजह से मिलती है। ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छी तरीके से फंडामेंटल राइट्स वाले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो ये 5 लिबर्टी को याद करने के लिए बस ये देखिए, लिबर्टी लिया तो एक्स बॉयफ्रेंड ने वार किया। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल देखिए क्या है, आर्टिकल 19 हमें 6 राइट्स का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऑलरेडी हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स वाले लेक्चर में, वहाँ जाके देख लीजिए। और आर्टिकल 25 to 28 राइट टू रिलीजन है। इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी में क्या है, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ और दे एंजॉय इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। प्रियम्बल प्रोवाइड्स करता है इक्वल एंड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पीपल, नो डिस्क्रिमिनेशन,
कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है पब्लिक प्लेसेस के एक्सेस में या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी के लिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से लिया गया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट मेंशन है। जैसे जस्टिस 3 तरह की होती है उसी तरह इक्वालिटी भी 3 तरह के है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। लास्ट वर्ड है फ्रेटर्निटी, इसको भी देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि ब्रदरहुड की जो फीलिंग होती है उसको प्रमोट करना। कम्युनलिज्म, कास्टिज्म या रीजनलिज्म के लिए कोई जगह नहीं है। प्रियम्बल में जो फ्रेटर्निटी है वो 2 चीज को एश्योर करता है हमारे लिए, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सिंगल सिटीजनशिप हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे डीपीएसपी हो, सारे के सारे फ्रेटर्निटी को प्रमोट करते हैं। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल का मतलब या गोल क्या है? इससे क्या होगा कि हमारे देश की जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है वो भी प्रोटेक्ट होगी। और जो हमारा आर्टिकल 51A है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कहता है कि ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी और ड्यूटी है कि वो भाईचारा, ब्रदरहुड या हार्मोनी जो है उसको वो प्रमोट करे और वो देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करे। होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।